सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 6 जो हमारा चल रहा था ईंधन एवं ज्वाला, इसके अगले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, यानी आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, किस प्रकार जब कभी हमारे आसपास आग लग जाती है तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा होगा या फिर आपने क्या होगा सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ आपको बांटना है। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर आपको पता है। हम जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र यानी जब भी अपन अपने आसपास किसी न किसी प्रकार की या कहीं ना कहीं आग लग जाती है तो हम अग्निशामक यंत्र सेवा का जो टेलीफोन है उसका नंबर है 100 को अपन फ़ोन लगाते हैं और बुलाते हैं। तो ये जो 100 नंबर का जो अग्नि सेवा का ये जो टेलीफोन नंबर है वो हमारे अग्नि सेवा यंत्र वाहन का नंबर है, जो कि 100 नंबर लगाते ही वो तुरंत गाड़ी हमारे मोहल्ले या जहाँ कहीं भी आग लगी है वहाँ पर पहुंचकर आग को बुझाने का कार्य करती है। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा को सूचित अपन को करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। तो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड का काम क्या है, जहाँ पर भी आग लग जाती है वहाँ पर वो पाइप की सहायता से जल डालने का काम करती है। जल जो है वो आग को बुझाने का काम करता है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। तो जल का काम क्या है, ज्वलनशील पदार्थ, जो भी ज्वलनशील पदार्थ वहाँ जल रहा है उसको ठंडा करना, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ज्वलन ताप वो ताप है जिस पर कोई भी ईंधन जलता है। अब जल क्या करता है, उस जो पदार्थ अपने ज्वलन ताप के ताप पर जल रहा है उसके ज्वलन ताप को कम कर देता है। कम करने से क्या होगा, वो पदार्थ जो है वो क्या है, बुझ जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलन पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। यानी जल जो है, जैसे ही आप किसी ज्वलनशील पदार्थ पर डालोगे तो उससे जल जो है वो जल वाष्प उठता है और जल वाष्प जो है वो उस ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। और ज्वलनशील पदार्थ को जैसे ही वो जल वाष्प गिरेगी तो उस ज्वलनशील पदार्थ का ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा और वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। आपने पढ़ा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकता है, सबसे पहले आपको पता है ईंधन। ईंधन के बिना किसी भी प्रकार से आग नहीं लग सकती। दूसरा है वायु और तीसरी है ऊष्मा। जैसे सबसे पहले हमें यदि आग उत्पन्न करनी है तो आग उत्पन्न करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ईंधन। ईंधन वो पदार्थ है जिसको जलाया जाता है। किसकी उपस्थिति में जलाओगे, वायु की उपस्थिति में। अब आपके पास ईंधन भी है और वायु भी है। वायु तो हर जगह उपस्थित होती है, लेकिन आपको उस ईंधन को जलाने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। तो 3 चीज़ें आपको आग लगाने के लिए, आग उत्पन्न करने के लिए चाहिए। सबसे पहला ईंधन, दूसरा वायु और तीसरा ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु अपन को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हम हटाकर, यदि एक या अधिक आवश्यकताओं को हम हटा दिया जाए तो आग को नियंत्रित किया जा सकता है। या तो ईंधन को वहाँ से हटा दो, या फिर वायु का ईंधन से संपर्क तोड़ दो, या फिर ऊष्मा किसी न किसी प्रकार से रोक दो। इन तीनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। आग बुझाने वालों का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। तो आग बुझाने का काम की आग बुझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अग्निशामक यंत्र में काम, अग्निशामक वाहन में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो ज्वलन ताप से उस ईंधन का ज्वलन ताप कम कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, वो वायु का प्रवाह काट देते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। अब ईंधन को हटाया जाना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल किसी तेल कारखाने में या कहीं तेल टंकी में आग लग गई तो वहाँ से अपन किसी तेल टंकी में आग लगने वाले तेल को, पूरे तेल को तो वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। वहाँ पर यही है कि हम वायु के प्रवाह को क्या कर सकता है, रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाए तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है।
तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल किसी जूते की फैक्ट्री में आग लग गई, तो जूते की पूरी फैक्ट्री जो है वो ईंधन के रूप में काम कर रही है। तो उस कंडीशन में हम पूरी जूते की फैक्ट्री को तो वहाँ से हटा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, वायु के प्रवाह को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निशामक यंत्र और आग को बुझाने वाले कुछ पदार्थों में। हम जानते हैं जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। हम जब भी आग लगती है, तो आग लगती, छोटी सी आग लग जाए चाहे बड़ी आग लग जाए, तो हम अग्निशामक यंत्र से पहले किसका विकल्प खोजते हैं, जल का विकल्प, क्योंकि जल एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा को बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। परंतु जल तभी कार्य कर सकता है जब, याद रखना, लकड़ी और कागज़ में आग लगी हो। यानी जल का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब लगने वाली आग जो है वो या तो लकड़ी के अंदर लगी हो या फिर किसके अंदर लगी हो, कागज़ के अंदर लगी हो, जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो हम जल विद्युत का चालन करता है, आपको पता है, और आग बुझाने वाले को भी हानि हो सकती है। यदि फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके घर में सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस कंडीशन में आग लग गई, तो वहाँ पर आप पानी का उपयोग करोगे, तो पानी विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, जिससे जो व्यक्ति आग को बुझा रहा है पानी से, उसको भी हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल से तेल भारी होता है? आपको पता है जल और तेल में यदि भारी की बात की जाए तो तेल जो है वो जल से क्या होता है, भारी होता है। तो जल जो है वो तेल से क्या होता है, भारी होता है। यानी कि जल और तेल को दोनों को यदि एक कांच के गिलास के अंदर, कांच के बीकर के अंदर डाला जाए, तो जल जो है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, जबकि तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। अब होता क्या, अतः तेल के नीचे चला जाता है, तेल ऊपर तेल ऊपर आ जाता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। देखो यदि विद्युत उपकरण है या तेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी तेल कारखाने में आग लग जाए और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जल को छिड़क रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप पर आग लगी और पेट्रोल पंप पर आग, क्योंकि पेट्रोल एक प्रकार का तेल ही ईंधन है, और तेली ईंधन में आग लगे और वहाँ पर आप जल छिड़कोगे, तो जल तेल से क्या होता है, भारी होता है। जैसे जल छिड़कोगे तो जल तेल की लपटों, जहाँ से तेल की आग की लपटें तेल में से उत्पन्न हो रही है, तो वो जल जो है वो तेल के नीचे चला जाएगा और तेल जो है वो और ऊपर आ जाएगा, तो उसकी लपटें और तेज़ हो जाएगी। आपने देखा होगा जब भी आपने ये भी देखा होगा, जैसे कोई तेल या पदार्थ को हम जला रहे और वहाँ पर अपन जल छिड़कते हैं, तो जल छिड़कने पर वो लपटें और ज़्यादा अधिक कहाँ आती है, ऊपर की ओर आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जल तेल से भारी होता है और नीचे चला जाता है, जैसे तेल ऊपर आ जाता है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह क्या कर देता है, लपेट देता है। तो CO2 ऑक्सीजन से भी भारी है, जो क्या करते हैं, CO2 जो है वो ऑक्सीजन से भारी, और CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंबल की भांति चारों ओर लपेट देगा। इसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा। तो CO2 का काम क्या है, CO2 को यदि आप गैस को यदि आप कहाँ आग लगने वाली जगह पर, जो तेल और विद्युत उपकरण जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर आप CO2 को यदि इस गैस को स्त्रावित करोगे, तो क्या होगा, गैस उस ईंधन को अपने चारों ओर घेर लेगा, ऑक्सीजन को अपने चारों ओर घेर लेगा, जिससे ऑक्सीजन और ईंधन का संपर्क जो है वो टूट जाएगा। अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का एक अतिरिक्त लाभ है कि यह सामान्यतः विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुँचाता। यानी यदि आप इस CO2 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं तो विद्युत उपकरण से इसको कोई हानि नहीं होती, जबकि जल से हानि हो जाती है, जल से विद्युत उपकरण खराब भी हो सकते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है, सिलेंडर से छोड़ी जाने पर CO2 बहुत अधिक फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को नीचे ले आती है, यानी ज्वलन ताप को कम कर देती है, इसलिए वह अति उत्तम अग्निशामक है। तो आपको पूछ ले सबसे अच्छा अग्निशामक जो पदार्थ है वो कौन सा है, CO2, क्योंकि एक तो ये ठंडी होती है, जब इसको सिलेंडर से निकाला जाता है, एक तो ये ठंडी होती है और दूसरा क्या है, ये फैलती भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण एक प्रकार से आग जल्दी बुझ जाती है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों को भारी मात्रा में छिड़काव करना। तो ध्यान रखना, जब भी सोडियम कार्बोनेट या बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो जलाने से क्या होती है, इसमें CO2 गैस निकलती है। तो जहाँ पर आपको आग लगी हमारे आसपास, वहाँ पर यदि आपने बेकिंग पाउडर छिड़क दिया हो तो वो आग उसी समय क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि बेकिंग पाउडर गर्म होकर CO2 उत्पन्न करने का काम करता है। आग निकट इन पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आग को क्या करती है, बुझा देती है। अब हम बात करते हैं दहन के प्रकार के बारे में। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए।
सावधानी, स्वयं स्टोव गैस का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता से इस क्रियाकलाप को दोहराना है। तो क्या करना है, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के पास लाइए। गैस स्टोव की गुंडी या नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार दहन जो है वो तीव्र दहन कहलाता है। तो तीव्र दहन कौन सा हो गया, जिसमें आपने जैसे ही क्या किया, आपने उस एलपीजी गैस का जो गैस स्टैंड है, उस गैस स्टैंड में गैस के उस नॉब को आपने घुमाकर चालू किया और चालू करते एक चिंगारी आपने दी और वो गैस क्या हो गया, जल उठ गया। वो एलपीजी गैस जो है वो ज्वलनशील पदार्थ में बदल गया, यानी उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो गया, तो उसे तीव्र दहन कहा जाता है। तुरंत जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है वो तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता, उसे स्वतः दहन कहा जाता है। तो एक तो अपन ने सबसे पहला जो दहन पढ़ा वो है तीव्र दहन। तीव्र दहन का मतलब ये हो गया कि ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ जो है वो कुछ ही सेकंडों में दहन होकर ज्वाला उत्पन्न करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, वो तीव्र दहन। और स्वतः दहन किसे कहा जाता है, ऐसा पदार्थ या ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ बदल जाता है, उसे अपन स्वतः दहन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल में अपन कह सकते हैं, पेट्रोल में हम कह सकते हैं कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ये अग्निकांड देखने को मिलते हैं। लगती है जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, कैंप फायर का आयोजन करते हैं। जो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अपन को क्या करना है, आवश्यक याद रखना चाहिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब फटाके जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। तो विस्फोट किसे कहते हैं, जब त्योहारों पर हम विभिन्न प्रकार के फटाके आतिशबाजी करते हैं तो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा करते हैं और इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, उसे विस्फोटक कहा जाता है। फटाकों पर दाब डालने पर भी वह विस्फोट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जो टॉपिक में है, उस टॉपिक में जो टॉपिक अपन ने लिए है इस वीडियो के अंतर्गत, वो सबसे पहला अपन ने लिया था कि भाई जो भी अपने घर में आग लगती है उसका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। CO2 एक अग्निशामक ईंधन, अग्निशामक यंत्र के रूप में CO2 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, अग्निशामक यंत्र में CO2 का उपयोग ही क्यों किया जाता है, उसका कारण लिखिए। ये प्रथम प्रश्न आपको करना है। दूसरा प्रश्न आपको करना है कि तेलीय ईंधन और विद्युत उपकरणों जैसे ईंधनों के जलने पर हम जल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण आपको बताना है। तीसरा प्रश्न अपन ये कह सकते हैं कि स्वतः दहन और तीव्र दहन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी स्वतः दहन और तीव्र दहन की परिभाषा आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो ये 2-3 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। धन्यवाद।